तो आज हम उत्तर प्रदेश के एक बेहद खास शहर प्रयागराज पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, प्रयागराज संगम नगरी का परिचय। हमारा मकसद है इसमें से शहर की कहानी के जो सबसे दिलचस्प पहलू हैं उन्हें समझना। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। जानकारी ये है कि ये गंगा, यमुना और वो अदृश्य सरस्वती उनके संगम पर है। पहले नाम था प्रयाग जी। फिर मुगल बादशाह अकबर ने इसे इलाहाबाद कर दिया और अब फिर से प्रयागराज। ये नामों का सफर ही काफी कुछ कहता है ना। बिल्कुल। और प्रयाग का जो अर्थ है वो भी दिलचस्प है, यज्ञों की भूमि। एक प्राचीन मान्यता का भी जिक्र है इसमें कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पहला यज्ञ किया था। अच्छा। जी हाँ, जिससे इस स्थान की नींव पड़ी। तो ये सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है, मतलब ये एक तरह से सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। बिल्कुल। और यही संगम, जैसा कि स्रोत कहता है, इसकी पहचान का मूल आधार है। और ये धार्मिक पहचान शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है त्रिवेणी संगम की वजह से। स्रोत में कुंभ मेले का जिक्र तो है ही जी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कहा गया है इसे। हाँ, कुंभ मेला। इसका पैमाना तो खैर अविश्वसनीय है। स्रोत बताता है कि ये कैसे अस्थायी रूप से एक पूरा शहर बन जाता है। अलग अलग अखाड़े, संत, उनकी अपनी व्यवस्थाएं। तो ये सिर्फ धार्मिक नहीं, एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना भी है, बहुत बड़ी। और हाँ, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर और अक्षयवट का भी जिक्र है। अक्षयवट, हाँ, जिसके बारे में मान्यता है कि वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। तो ये सब चीजें मिलकर इसे आस्था का एक बहुत गहरा, एक जीवंत केंद्र बनाती हैं। सही बात है। ये तो ये धार्मिक परत। अब जरा इतिहास की तरफ देखें। अकबर ने 1583 में किला बनवाया और शहर को इलाहाबाद नाम दिया। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? ये सिर्फ नाम बदलना था? नहीं, स्रोत इशारा करता है कि ये एक रणनीतिक कदम था अकबर का। किला बनवाना, नाम बदलना, ये संगम स्थल के सामरिक महत्व को दिखाता है। अच्छा। इससे शहर का चरित्र बदला। वो सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक और सामरिक भी बन गया। फिर ब्रिटिश राज आया, उसमें भी ये एक प्रमुख केंद्र बना। और एक दिलचस्प बात स्रोत बताता है, 1858 में एक दिन के लिए ये ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा। अरे वाह, एक दिन के लिए? जी हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हुई थी। ये तो काफी अहम जानकारी है। और स्वतंत्रता संग्राम, आनंद भवन का जिक्र तो है। हाँ, आनंद भवन, स्रोत उसे सिर्फ नेहरू परिवार के घर के तौर पर नहीं दिखाता, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताता है। कई बड़ी बैठकें, अहम फैसले वहां हुए। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भूमिका पर भी जोर है। उसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और उसने सिर्फ शिक्षा में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना जगाने में भी बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल। तो मतलब इतिहास की कई परतें हैं इस शहर में। अच्छा, अगर कोई घूमना चाहे तो स्रोत कौन सी जगहों को खास बताता है? देखिए, मुख्य आकर्षणों में त्रिवेणी संगम तो है ही। अकबर का किला, आनंद भवन, सरस्वती घाट, इन सब का जिक्र है। स्रोत ये भी कहता है कि इन जगहों का अनुभव सिर्फ देखना भर नहीं है, वो एक खास माहौल है वहां का, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। उसे महसूस करने की बात है। सही। और हाँ, परिवहन के लिहाज से भी शहर अच्छी तरह जुड़ा हुआ बताया गया है। रेल, सड़क, हवाई मार्ग, सब। तो इस पूरी बातचीत को या इस जानकारी को समेटे अगर, तो प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं लगता। ये प्राचीन प्रयाग की आध्यात्मिकता है, फिर मुगल और ब्रिटिश इलाहाबाद का इतिहास है, और फिर स्वतंत्र भारत की कहानी भी। हाँ, एक संगम है। बिल्कुल, नदियों का, इतिहास का, संस्कृतियों का, आस्था का, सब कुछ जैसे यहाँ आकर मिलता है। स्रोत भी इसे ऐसे ही दिखाता है, समय की धाराओं का मिलन स्थल। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है, जिसका इशारा स्रोत में भी है, कि शहर का नाम वापस प्रयागराज करना, ये क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ नाम बदलना है, या फिर समकालीन भारत में अपनी प्राचीन, अपनी धार्मिक सांस्कृतिक जड़ों पर जोर देने का एक बड़ा प्रयास है? ये सवाल रह जाता है कि किसी जगह का नाम उसकी पहचान के बारे में, वहां के लोगों की सोच के बारे में, और शायद भविष्य की दिशा के बारे में क्या कहता है। इस पर आगे सोचा जा सकता है।